जय हिंद दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने ब्रिटिश काल में स्थानीय स्वशासन का विकास और उसी के से जुड़े कुछ मुद्दे हम लोग देखे थे। आज के क्लास में जो हमें देखना है वह देखना है ब्रिटिश कालीन न्याय व्यवस्था, यानी कि ब्रिटिश काल में न्याय व्यवस्था का विकास कैसे हुआ है ना, कितने चरणों में हुआ, अलग अलग इसके चरण हैं। पहले देखते हैं सर्वप्रथम हमें देखने को मिलता है कि जो अंग्रेज हैं, अंग्रेज जो है ना, पहले जो न्याय व्यवस्था की शुरुआत करते हैं वह जो है कि राजस्व व्यवस्था को सही करने से शुरुआत करते हैं। जैसे देखा जाए तो बक्सर का युद्ध होता है 64 में, और बक्सर के युद्ध में हारने के बाद संधि होती है। कौन सी संधि होती है? इलाहाबाद की संधि होती है, प्रयागराज की संधि होती है, जिसको प्रयागराज बोलते हैं आधुनिक इस समय जो है कि। अब इसी क्रम में देखते हैं कि इलाहाबाद की संधि किन किन के बीच होता है? 3 लोगों के बीच होता है। कौन कौन थे? तो एक तो मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय, साथ में अवध के नवाब थे सुजाउद्दौला, और दूसरे साइड कौन थे? अंग्रेज। तीनों के बीच में जो है कि संधि होती है, और संधि में जो अंततः जो निष्कर्ष निकलता है, जो टॉपिक वाइज हमें लेके चलना है, वह देखते हैं कि यहां पे बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से क्या होती है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चली जाती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अस्थायी रूप से चली जाती है। अब जो है कि इनके लिए क्या था? इनके लिए ये अवसर था। अवसर किस परिप्रेक्ष्य में अवसर था? तो अवसर इस परिप्रेक्ष्य में था कि अब इनको मौका मिल गया था। किसका? भारतीयों के निजी मामले में, निजी मामलों में हस्तक्षेप करने का बड़े लेवल पे, उसमें भी मुख्य रूप से न्याय के स्तर पर इसके माध्यम से इन्हें जो है कि अवसर मिल गया था। जैसे अगर घर में झगड़ा हो जाए तो झगड़ा होते ही पड़ोसियों को क्या मिल जाता है? मौका मिल जाता है एक दूसरे से भड़काने का। वैसे ही यहाँ पे जैसे ही अवसर मिला तो राजस्व नीतियों के अलग अलग राजस्व। अब इसके जस्ट आगे नेक्स्ट जो क्लास होगी वह ब्रिटिश कालीन राजस्व नीतियों को ही हमें देखना है, तो वहां पे डिटेल में देखा जाएगा नीतियों को। तो उन नीतियों के माध्यम से क्या किए? जो राजस्व नीतियां लेके आए, उन नीतियों के माध्यम से ये क्या करते हैं कि न्याय व्यवस्था में हस्तक्षेप करना शुरू कर देते हैं। हस्तक्षेप मतलब ये हो गया कि जो राजस्व है वो तय करना शुरू कर दिए, और तय करना शुरू कर दिए तो उसकी एक सीमा, एक तो क्वांटिटी यानी कि मात्रा की सीमा हो गई, एक तो समय की सीमा हो गई कि कितने समय में जो है कि आपको चुकाना है। तो यह कुछ ना कुछ पैरामीटर्स लेके आते रहे, और उसके वजह से क्या हो गया? हस्तक्षेप स्टार्ट हो गया। और आगे क्या होता है? तो इस माध्यम से हम देखते हैं कि यह पूरा दौर चलता है। यह पूरा दौर जो है कि 1793 ईस्वी तक चलता है, 93 तक चलता है। अलग अलग जो है कि वह राजस्व नीतियां लेके आते हैं, और उन्हीं राजस्व नीतियों को सही तरीके से लागू करने के लिए उन्हें अलग अलग जो है कि न्यायिक जो है कि कानून लेकर आते हैं। न्यायिक कानून लेके आते हैं, यानी कि न्याय व्यवस्था और राजस्व व्यवस्था एक साथ जो है कि पैरेलल चल रही थी। जैसे जैसे राजस्व व्यवस्था में बदलाव हो रहा था, वैसे वैसे जो है कि न्याय व्यवस्था में भी बदलाव हमें देखने को मिल रहा था। यहां पे कह सकते हैं कि जो अंग्रेज हैं, अंग्रेजों ने जो है कि दीवानी मामलों के द्वारा ही क्या किए? न्याय व्यवस्था की शुरुआत। यह फौजदारी मामले तो है नहीं, ये दीवानी मामले हैं। इन्हीं से संबंधित जो है कि हस्तक्षेप करना जो है कि शुरू कर देते हैं। रोज नए प्रयोग होते थे, और 1793 तक प्रयोग से दौर से गुजर रही थी व्यवस्था। राजस्व व्यवस्था जैसे गुजर रही थी वैसे ही न्याय व्यवस्था भी परिवर्तित हो रही थी। इसके अगले चरण में देखते हैं तो पाते हैं हम कि इस क्रम में एक नया जो है कि विकास देखने को मिलता है। कब देखने को मिलता है?
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। अब ध्यान देने वाली बात है कि यहां हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट डिटेल में यहां डिस्कशन करने के लिए नहीं है, हम इसके जो है कि न्यायिक परिप्रेक्ष्य को बस जो है कि यहां पे देखेंगे। तो न्यायिक परिप्रेक्ष्य अगर हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि 1774 में 73 में एक्ट आया, उसमें कह दिया गया था कि बंगाल में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी, और उसी के थ्रू क्या हो गया, 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो जाती है। यानी कि अब पहली बार न्याय व्यवस्था में ब्रिटिश कंपनी के द्वारा एक अवसंरचना का निर्माण हो जाता है। इसके बाद देखते हैं तो अब यहां से जैसे ही यह लागू होता है ना, यानी कि बन गया क्या, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई, वैसे ही एक चीज क्लियर हो गई क्या, कि अब जो है कि कार्यपालिकी शक्तियां और न्यायिक शक्तियां दोनों को अलग करने का प्रयास किया गया। यानी कि शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत यहां पे आ जाता है। क्या आ जाता है, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत यहां पे आ गया। अब हम शक्तियों को क्या कर देंगे, बांट देंगे। यहां पे कार्यपालिकी शक्ति जो है कि अलग हो गई, किससे, न्यायपालिका की शक्ति से अलग हो गई। और अलग इस क्रम में देखते हैं, अगर ये एक्चुअली शक्ति का पृथक्करण देखा जाए तो शक्ति का पृथक्करण जो टॉपिक है वह जो है कि हमें राजनीति विज्ञान में पढ़ने को मिलता है। पॉलिटी जब हम देखते हैं तो वहां पे इसे हम डिटेल में देखते हैं, क्योंकि भारत में जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो भारत में भी इस सिद्धांत को अपनाया। अभी देख लीजिए, भारतीय लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, 4 स्तंभ, वो शक्ति के पृथक्करण के माध्यम से ही क्या किया गया है, इसकी स्थापना। 4 स्तंभ कौन कौन से हैं, विधायिका, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, न्यायपालिका, और साथ ही है मीडिया। मीडिया एक चौथा स्तंभ है, क्या, मीडिया। यह जो है कि शक्ति के पृथक्करण के द्वारा क्या किया गया है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। क्यों, क्योंकि पावर का केंद्रीकरण जितना ही होगा, शोषण उतने ही उच्च स्तर का होगा। यानी कि शोषण को, अब यहां पे खैर अंग्रेजों का यह उद्देश्य नहीं था कि भारतीयों के शोषण को कम किया जाए, वह तो अपनी सहूलियत के लिए बांट रहे थे। तो इस क्रम में क्या देखते हैं, इस सिद्धांत से जुड़े हुए अरस्तु जो है कि सबसे पुराने जुड़े हुए हैं इस सिद्धांत के रूप में देखते हैं। तो एक फ्रेंच दार्शनिक आते हैं, मॉन्टेस्क्यू। इन्होंने जो है कि इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी है, विस्तृत व्याख्या की है। इसके प्रकाशन की बात करें कि शक्ति के पृथक्करण की पे एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट कब, किस नाम से प्रकाशित किया गया, तो रिपोर्टर ऑफ द लॉज के माध्यम से पहली बार शक्ति के पृथक्करण पर एक डॉक्यूमेंट जो है कि प्रकाशित किया गया। ये तो इसका जो है कि एक बेसिक थोड़ी सी जानकारी थी शक्ति के पृथक्करण से। इसके बाद देखते हैं तो हम पाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जब स्थापना हो गई, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो जस्ट उसके बाद ऐसी बात नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई तो उसका निर्णय, वह व्यवस्था पूरे भारत के लिए लागू हो गई। या ऐसी बात भी नहीं है कि आप पे जबरदस्ती जो है कि थोप दी गई। अब यहां पे स्थिति यह बनती है कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो जाती है। स्थापना के साथ साथ यह लागू किस पे होता है, इसके निर्णय लागू किस पे होते हैं, तो कलकत्ता के जो निवासी थे उन्हीं पर लागू होते हैं, उन्हीं पर लागू होते थे। साथ ही साथ एक बात यह थी, लागू तो होंगे लेकिन उसके लिए भी वादी और प्रतिवादी दोनों की मंजूरी होनी क्या है, आवश्यक है। यानी कि लागू कब होगा, कि जब वादी और प्रतिवादी दोनों जो है कि सहमत होंगे कि हां हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को जो है कि मान्यता देते हैं, आप हमारे मैटर में क्या कीजिए, दखलंदाजी कीजिए, निर्णय दीजिए, हम आपके निर्णय को मानेंगे। इसके अलावा देखें तो कहा गया कि कोलकाता से जो लोग बाहर रहेंगे उनके लिए जो है कि 2 अलग न्यायालय देखने को मिलते हैं, सदर दीवानी और सदर निजामत। ये 2 अलग अलग संस्थाएं सुप्रीम कोर्ट के अलावा जो है कि यह आगे चल के हमें देखने को मिलती है। इस क्रम में पूरा स्ट्रक्चर अगर हम बात करें
तो यहां पे प्रोसेस की बात करते हैं तो दीवानी मुकदमे की जो है कि सुनवाई मुख्य रूप से मुगल व्यवस्था पर आधारित थी। जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले की सुनवाई हो रही थी, सुनवाई का जो तरीका था, जो प्रक्रिया था, वह प्रक्रिया किस पे आधारित था, किससे प्रेरित था, तो मुगलों की व्यवस्था से प्रेरित था। वही व्यवस्था जो है कि यहां पे भी हमें देखने को, यानी कहने का मतलब यह है कि अंग्रेज न्याय व्यवस्था की शुरुआत तो कर रहे हैं और संरचना का निर्माण कर दिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि एक ही बार में पूरा का पूरा न्याय व्यवस्था ही परिवर्तित कर दिया। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो है कि एक एक काम करते जाते हैं। अब इसमें जो है कि वह क्या करते हैं कि हिंदू व मुस्लिमों के लिए अलग अलग धार्मिक कानून आ गए। धार्मिक कानून उनके अनुसार, यानी कि अगर दो हिंदू हैं, उनके बीच में झगड़ा है, तो उस झगड़े का निपटारा हिंदू कानून के अनुसार किया जाएगा। और दो अगर मुस्लिम लोग हैं, उनमें जो है कि किसी तरह का विवाद है, तो उस विवाद की स्थिति में निपटारा किया जाएगा मुस्लिम कानून के अनुसार किया जाएगा। जबकि आपराधिक मामलों की सुनवाई इस्लामिक कानून के अनुसार की जाती थी। यानी आपराधिक, अभी तक जो है कि हमने पहली बार आपराधिक जो है कि मामलों की बात की है। इससे पहले जितना भी हमने देखा, सिर्फ दीवानी न्यायालय की बात की जा रही थी, यानी अधिकारों की बात की जा रही थी। यहाँ पे पहली बार यहाँ पे आपराधिक मुद्दा आया, और इसमें सुनवाई किस आधार पे, किस कानून के आधार पे, तो इस्लामिक कानून के आधार पे, कानून के अनुसार की जाएगी। जबकि सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में ब्रिटिश कानून के आधार पर सुनवाई की जाती थी। ब्रिटिश कानून के आधार पर, ब्रिटिश कानून के आधार पर, यानी कि अब यहां पे भी हमें स्पष्ट सोपान देखने को मिलता है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को पूरा डिटेल में आगे की स्लाइड में देखते हैं। अब यहां पे आ जाता है जो एक बड़ा परिवर्तन आता है। अभी तक तो धीरे धीरे छोटा छोटा परिवर्तन आ रहा था, अभी जो एक बड़ा परिवर्तन आया वो आता है कार्नवालिस कोड। कार्नवालिस कोड। अब यहां पे जो है ना, नेक्स्ट 2 स्लाइड में बिल्कुल जो है कि ब्रिटिश कालीन न्याय व्यवस्था आपको क्लियर हो जाएगी, याद हो जाएगी, यही इसी जो है कि क्लास में। अब यहां पे देखते हैं सबसे उच्च बॉडी, देखते हैं सबसे ऊपर कौन बैठा हुआ है। जैसे फैमिली है, फैमिली में सबसे बड़े होते हैं कौन, दादाजी। सबसे जो है कि ज्यादा डिसीजन उन्हीं का मान्य होगा, लेकिन दादाजी भी झुक जाते हैं कब, जब दादी जी किसी बात पे क्या करती हैं, गुस्सा कर लेते हैं कि नहीं। इसी तरीके से यहां हमें कुछ सिस्टम देखने को मिलता है। सबसे पहले यहां पे हमें प्रिवी काउंसिल, सबसे ऊपर जो है कि बैठी हुई है कौन, प्रिवी काउंसिल बैठी हुई है। उससे नीचे देखते हैं तो गवर्नर जनरल की काउंसिल है, गवर्नर जनरल की काउंसिल है। उसके नीचे देखते हैं तो सदर दीवानी है, सदर दीवानी। उसके बाद प्रांतीय अदालतें हैं, प्रांतीय अदालतें। यहां पे कार्नवालिस कोड के माध्यम से देखा जाए तो इतनी व्यवस्था मुख्य रूप से की गई थी। ये तो पूरा आपका स्ट्रक्चर है, ब्रिटिश कालीन न्याय व्यवस्था था कि पूरा जो है कि स्टार्टिंग से ग्राउंड लेवल से लेके ऊपर तक पूरा जो है कि क्या सिस्टम था। तो कार्नवालिस कोड के माध्यम से सिर्फ 3 स्तर देखने को मिलता है, सदर दीवानी और गवर्नर जनरल काउंसिल और प्रिवी काउंसिल। इस 3 स्तर पे जो है कि 3 सोपान का विकास होता है। और इसमें देखते हैं तो प्रिवी काउंसिल कहां की थी, लंदन की थी, ब्रिटेन में थी। यानी ये हाईएस्ट अथॉरिटी थी, यानी कि भारत के जितने भी न्याय व्यवस्था है उसके निर्णय से अगर आप संतुष्ट नहीं हुए और आपके पास पैसा है, आप जा सकते हैं कहां पे, प्रिवी काउंसिल में। अब गवर्नर जनरल की काउंसिल की बात कर लेते हैं तो यहां पे जो है कि 5000 तक के मामलों की सुनवाई होती थी डायरेक्ट। यानी कोई ऐसा विवाद है, ऐसा विवाद जो जिसमें 5000 रुपए से संबंधित या उतने जो है कि मूल्य का कोई जो है कि विवाद है, तो उस विवाद की सीधे सीधे सुनवाई कहां पे की जाएगी, गवर्नर जनरल की काउंसिल में की जाएगी। ठीक है, या इसे अगर कोई लगता है, अब इसमें देखिए ना 2 तरीके की बात आ जाती है। जैसे आज की भी न्यायालय की अगर हम बात करें तो सीधे सीधे तो एक तो क्षेत्राधिकार की बात है, क्षेत्राधिकार की बात है कि किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में क्या चीजें आती हैं।
उस क्षेत्राधिकार में अगर वो चीज है तो डायरेक्ट आप उस न्यायालय में चले जाएंगे। जैसे फंडामेंटल राइट की बात है तो फंडामेंटल राइट की मामले में देखते हैं तो फंडामेंटल राइट के मामले में आप किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं, सीधे आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, सीधे आप जो है कि सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। वैसे ही जो है कि क्षेत्राधिकार की बात है, यानी कि 5,000 तक का मामला है तो आप सीधे जो है कि क्या करेंगे, गवर्नर जनरल के काउंसिल में जो है कि मुकदमा डाल देंगे। उससे कम का है 1,000 का है तो कहां डालेंगे, सदर दीवानी में डालेंगे, सदर दीवानी। और सदर दीवानी देखें तो 4 सदर दीवानी थी, ढाका में एक, कोलकाता में दूसरी, पटना में तीसरी और मुर्शिदाबाद में चौथी। 4 जो है कि सदर दीवानी अदालतें थी। तो यहां से तो एक नीचे से जो मुकदमा जा रहा है उसके निर्णय से अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आप ऊपर क्या किए, अस्थाई जो है कि अप्लाई कर दिए नाखुश होने की स्थिति में। और दूसरा क्या है कि उसका अधिकार क्षेत्र है, अगर 5,000 या 1,000 के मामले हैं तो वह सीधे सीधे भी सदर दीवानी या गवर्नर जनरल की काउंसिल में आप जा सकते हैं। इसके नीचे देखते हैं तो प्रांतीय अदालतें हैं, प्रांतीय अदालतें प्रांत स्तर पे, यानी कि अब हम बात कर रहे हैं किसे, कार्नवालिस कोड के नीचे थोड़ा सा चले आए हैं। तो अब यहां पे देखेंगे तो प्रांतीय स्तर पे क्या हमें देखने को मिलता है, प्रांतीय अदालतें देखने को मिलती हैं। और इसमें 3 जज होते थे। जज कितने होते थे प्रांतीय अदालतों में, 3 जज बैठते थे। और 3 जज चूंकि ब्रिटिशर्स हैं, अंग्रेजी हैं, वो भारतीय कल्चर, यहां के नियम कानून, यहां का जो है कि धर्म, क्योंकि धर्म के आधार पर ही पूरा समाज व्यवस्थित था और उसी के अनुसार उसका संचालन किया जाता था। अब इस स्थिति में ऐसा थोड़ी हो सकता है कि भारतीय धर्म की आज जानकारी नहीं है आपके पास, समाज की जानकारी नहीं है, संस्कृति की जानकारी नहीं है, आप निर्णय देंगे कैसे? कोई तो सपोर्टिव स्टाफ चाहिए ना। तो सपोर्ट करने के लिए सहयोगी जो है कि यहाँ पे 3 जज मेन थे। उसके बाद देखते हैं तो सपोर्ट करने के लिए सहयोगी के रूप में रजिस्ट्रार पंडित जी थे। पंडित जी हिंदुओं की तरफ से कौन नियुक्त होता था, पंडित जी को नियुक्त किया जाता था। और मुस्लिमों की तरफ से काजी और मुफ्ती, काजी और मुफ्ती। प्रांतीय स्तर पे 2 लोगों को नियुक्त किया जाता था, किनको किनको, काजी और मुफ्ती को नियुक्त किया जाता था। इसके बाद देखते हैं जिला स्तर। जिला स्तर पे देखते हैं तो ब्रिटिश मजिस्ट्रेट एक हेड बैठता था यहां पर, ब्रिटिश मजिस्ट्रेट, ठीक है। और इनके सहयोग देने के लिए सहयोगी के रूप में एक ब्राह्मण यानी कि पंडित जी को नियुक्त किया जाता था और साथ ही साथ काजी जी को नियुक्त किया जाता था। किस लिए, सहायता दें, ताकि, है ना, कोई जो है कि हिंदू से संबंधित मुद्दा है, वो केस चल रहा है, तो उस स्थिति में जो कानून के जानकार हैं वो कौन है, ब्राह्मण है, वही जानते हैं, वही बताएंगे कि हमारे जो है कि धर्म के अनुसार, हमारी जो है कि संस्कृति के अनुसार इन पे कौन सा दंड जो है कि लागू होता है। वैसे मुस्लिम जी में जो है कि काजी जी थे, वो बताते थे कि हमारे धर्म के अनुसार इन पे कौन से जो है कि दंड दिया जा सकता है, किस मामले में। तो ये सहयोगी के रूप में यहाँ पे नियुक्त होते थे। उसके बाद सबसे निम्न स्तर की बात करते हैं, निम्न स्तर की। तो निम्न स्तर में जो है कि हमें कस्बा लेवल पे, यानी ग्रामीण लेवल पे कह लीजिए, कस्बे लेवल पे कह लीजिए, हमें 3 स्तर देखने को मिलता है। पहला जो है कि अमीन जो है कि देखने को मिलता है। उसके बाद मुंसिफ, रजिस्ट्रार। मुंसिफ देखे तो 50 जो है कि यानी कि 50 रुपए तक का, 50 रुपए तक का अगर कोई विवाद है तो वह विवाद कौन देखेगा, वह विवाद देखेगा मुंसिफ, ठीक है, मुंसिफ देखेगा। और अगर 50 से ज्यादा है, 200 रुपए तक, कितना, 200 रुपए तक का विवाद है, तो 200 रुपए तक के विवाद की स्थिति में यह विवाद कौन देखेगा, तो यह विवाद देखेगा रजिस्ट्रार। तो यह पूरी जो है कि स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। हालांकि इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम इसे थोड़ा सा डिवाइड करके देखेंगे, यानी कि जो है कि फौजदारी मामले में क्या स्ट्रक्चर था, न्याय व्यवस्था कैसी थी, और दीवानी मामले में ओवरऑल तो हमने यहाँ पे देख लिया कि सबसे ऊपर क्या है, प्रिवी काउंसिल, प्रिवी काउंसिल के बाद देखें गवर्नर जनरल की काउंसिल है, उसके बाद सदर दीवानी, प्रांतीय अदालत, उसके बाद जिला स्तर, जिला स्तर के बाद बात करें तो कस्बे स्तर पे। यह पूरा जो है कि हमें डिवीजन देखने को
मिलता है। यहां पर जो है कि जो ये लोग पहले प्रियोरिटी दिए हैं, किसे पहले प्रियोरिटी दिए हैं, दीवानी मामलों को, ज्यादातर दीवानी, और दीवानी में ही जो है कि एक कानून आता था, क्या, सूर्यास्त का नियम, जो आगे चल के थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे। सूर्यास्त का नियम कुछ ऐसा होता था कि जिसे अधिकार दिया जाता था उसको एक डेट दे दी जाती थी कि इस डेट तक आपको ब्रिटिश खजाने में इतने रुपए जमा कराने हैं, और अगर आपने नहीं जमा कराया इस डेट तक, सूर्यास्त तक, तो सूर्यास्त होते ही आपका अधिकार छीन लिया जाएगा और छीन कर इसकी नीलामी की जाएगी, दूसरे को दे दिया जाएगा। तो इसमें तो जो है कि भारतीय जो लोग थे जुड़े हुए उससे, उनको घाटा होता था। अंग्रेजी जो कंपनी थी उसे फायदा होता था। क्यों? क्योंकि वह जमीन जो है कि वापस फिर से पा गया, और पा गया फिर से उसकी जो है कि नीलामी होगी, और फिर से उसे ज्यादा रिवेन्यू मिलेगा, ज्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हेस्टिंग्स के टाइम में, वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में, यहां पर देखते हैं हेस्टिंग्स के टाइम में कि यहां पर दीवानी न्यायालय का स्ट्रक्चर क्या था और फौजदारी न्यायालय का स्ट्रक्चर क्या था। दोनों अलग अलग जो है कि स्ट्रक्चर हम देखते हैं। तो अब यहां पे देखते हैं, तो यहां पे 3 स्तर हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। दीवानी न्यायालय में 3 स्तर हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। एक सदर दीवानी अदालत, सदर दीवानी अदालत, ठीक है, ये प्रांत स्तर पे थी। कहां पे थी? प्रांत स्तर पे थी। दूसरे स्तर पे देखते हैं तो अच्छा, इनके अध्यक्ष कौन होते थे, यानी कि इनके जो हेड होते थे वो कौन होते थे, जो मामलों को देखते थे। तो ये अध्यक्ष काउंसिल के प्रेसिडेंट व सदस्य होते थे, जो यहां पे मुकदमे का क्या देखते थे, पूरा संचालन देखते थे। कौन कौन? तो काउंसिल के प्रेसिडेंट और सदस्य, ये लोग मिलके यहां पे मुकदमे की सुनवाई करते थे और निर्णय देते थे। इससे जस्ट नीचे आते हैं तो निचले क्रम में हम देखते हैं दीवानी अदालतें। दीवानी अदालतें, ये सदर दीवानी अदालत है, यह दीवानी अदालत है। और दीवानी अदालत कहां पे थी? जिला स्तर पे थी, जिला स्तर। और जिला स्तर पे जो हेड होता था, हेड, वो होता था कोई यूरोपियन कलेक्टर होता था, वो सारी चीजें देख रेख करता था। और यहां पर 500 रुपए, 500 रुपए तक के मामले यहां पर देखे जाते थे। यानी कि 500 से अगर ऊपर चले गए तो कहां जाएंगे? सदर दीवानी अदालत में आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं अब ग्राम स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे। तो ग्रामीण स्तर पे देखते हैं तो ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत देखने को मिलती है। और ग्राम पंचायत का जो हेड होता था वह मुखिया या प्रधान होता था। और यहां पे मामले जो देखे जाते थे 10 रुपए तक के मामले देखे जाते थे, छोटे मोटे मामले निपटा दिया जाता था। यह आगे चल के थोड़ा सा इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो प्रधानी सिस्टम है आज भी हमारे यहां, उसकी अच्छे से उपयोगिता किस प्रकार की जा सकती है, कैसे न्यायालय का जो बोझ है उसको कम किया जा सकता है, कैसे इसका हम और अत्यधिक उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं फौजदारी न्यायालय का स्ट्रक्चर क्या हमें देखने को मिलता है। तो फौजदारी न्यायालय में भी हमें मुख्य रूप से 3 स्तर देखने को मिलते हैं। एक तो प्रांत स्तर पे सदर निजामत अदालत, सदर निजामत अदालत जो है कि थी कहां पे? प्रांत स्तर पे मुर्शिदाबाद। और यहां पे जो हेड होते थे नायब नजीम, नायब नजीम हेड होते थे। वह उनके देख रेख में यहां पूरे जो है कि मुकदमे की सुनवाई होती थी। उसके बाद जिला स्तर पे देखे थे तो जिला स्तर पे फौजदारी अदालत, जिला स्तर पे फौजदारी अदालत। इसकी शुरुआत हम देखते हैं कब से? 1775 ईस्वी। यहां पे देख लेते हैं, यहां पे जिला जज होते थे और यहां से भारतीयों की शुरुआत होती थी, यहां से। इससे ऊपर भारतीय नहीं थे। अभी इस पे भी डिटेल से आज थोड़ा सा चर्चा किया जाएगा कि यह रोल हमें क्या देखने को मिलता है यहां पे। यानी कि अंग्रेज जो है ना, किसी भी उच्च पद पर भारतीयों को नियुक्त ही नहीं करना चाहते थे। यह पूरा आगे एक विवाद में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे कहते हैं इलवर्ट विवाद।
आगे चर्चा करेंगे उसकी। अब पंचायत लेवल पे देखें तो पंचायत थी, पंचायत, और ग्राम लेवल पे कौन था, पंचायत थी, और पंचायत के हेड मुखिया या प्रधान, यानी कि फौजदारी न्यायालय व्यवस्था में भी देखते हैं तो हमें 3 स्तर देखने को मिलता है। अब यहां पे हम बात करते हैं कि अब पंचायतों को जो है ना, पंचायतों को जो है कि अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया। कारण क्या था इसका समाप्त करने का? अब ये क्रोनोलॉजी थोड़ा सा देखते हैं तो सबसे पहले जो अंग्रेज काम करना शुरू करते हैं वो ये काम करना शुरू करते हैं कि जब अलग अलग राजस्व नीतियां लेके आते हैं ना, तो उस समय की स्थिति ये होती है कि जो जमीन है, किसी भी एरिया का, क्षेत्र की जो जमीन है, उस पे सामुदायिक जो है कि मिल्कियत होती थी, यानी पूरे गांव का मालिकाना हक होता था उस पे। अब जब सामुदायिक जो है कि मिल्कियत होती थी, इस स्थिति में थोड़े से जो नीतियां होती थी, राजस्व नीतियां, उनको लागू करने में अंग्रेजों को कठिनाई आने लगी। और जब कठिनाई आने लगी ना, तो उन्होंने क्या काम किया, इसे व्यक्तिगत मिल्कियत, व्यक्तिगत भूमि को क्या किए, व्यक्तिगत मिल्कियत जो है कि बना दिए कि नहीं, अब ये सामुदायिक मिल्कियत नहीं होगी, व्यक्तिगत जो है कि मालिकाना हक होगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि इस पे थोड़ा सा फूट पड़ जाएगा। अब एक रीजन के कुछ लोग अंग्रेजों के ज्यादा सपोर्ट में आ जाएंगे, सपोर्ट में। अब इसके माध्यम से वो करना क्या चाह रहे थे, वो करना ये चाह रहे थे कि अपनी जो न्यायिक व्यवस्था है ना, उसको साम्राज्यवादी, पूर्ण रूप से साम्राज्यवादी हितों की पूर्ति करने के लिए उपयोग करना चाहते थे। और उस बीच में जो है कि जो पंचायतें थी, पंचायतें सबसे बड़ी रोड़ा थी, रुकावट, सबसे बड़ी रुकावट थी पंचायतें। अब रुकावट कैसे थी, रुकावट यहां पे व्यक्तिगत मिल्कियत तो लागू कर दिए ना, राजस्व देना है उपज का एक हिस्सा, किसान के पास उपज ही नहीं हुई किसी कारण से, कोई भी कारण है, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, या उसके पास इतना जो है कि निवेश नहीं है कि वो कर पाए, तो अब वहां पे उत्पादन हुआ नहीं, उत्पादन नहीं हुआ तो राजस्व देने में असक्षम हो गया। अब जब राजस्व देने में असक्षम हो गया तो उसे व्यक्तिगत तौर पे अब राजस्व देना है तो वो कहीं से भी देगा। और व्यक्तिगत मिल्कियत बनाने के साथ ही साथ क्या किए, उन्होंने कह दिया कि हमें राजस्व देना क्या करना है, अनिवार्य है, आपको देना ही पड़ेगा। आप जैसे मर्जी वैसे, व्यक्तिगत मिल्कियत हो गई, आप व्यक्तिगत रूप से मालिक हो गए जमीन के, आप चाहे तो बेच कर दो, आप चाहे तो गिरवी रख के दो, लेकिन दो, हमें राजस्व चाहिए किसी भी स्थिति में। अब किसान के पास क्या है, किसान के पास राजस्व देने के लिए पैसे नहीं है, और पैसे नहीं है, उस स्थिति में क्या होगा कि वह जाएगा कहां, राजस्व तो देना है, जाएगा साहूकार के पास, साहूकार के पास, और साहूकार से जो है कि बेचेगा नहीं, जमीन को बेच सकता नहीं, क्यों, क्योंकि भारतीयों की जो जमीन होती है ना, मां के समान होती है, उनसे उनकी भावनाएं जुड़ी होती हैं, भावनाएं। कोई भी व्यक्ति है जो भारतीय है वह अपनी जमीन बेचना नहीं चाहता है, खास तौर से अगर वो जमीन उनकी पुरखों की है, अगर वो खुद की बनाई हुई है तो एक बार बहुत जो है कि कोई क्रिटिकल कंडीशन आ गई तो सोच सकता है कि ठीक है, लेकिन अगर पुरखों की जमीन है तो किसी भी स्थिति में उसे बेचेगा नहीं, वो उसके जो है कि प्रतिष्ठा सम्मान का जो है कि विषय है, तो बेचता नहीं था, बेचता नहीं था, तो इस स्थिति में क्या करेगा, गिरवी रखेगा, क्या करेगा, गिरवी रखेगा, गिरवी रखेगा कहां, साहूकार के पास, साहूकार लगाएगा क्या, हाई इंटरेस्ट रेट, सब मिली भगत है, सब मिली भगत है, साहूकार क्या लगा दिया, हाई इंटरेस्ट रेट लगा दिया, और इंटरेस्ट रेट जब लगा दिया ना, तो वह कर्ज कभी कभी किसान ना चुका पाएगा, ना जमीन उसकी छूट पाएगी। अब इस स्थिति में क्या होगा, विवाद का जन्म हो जाएगा,
विवाद का जन्म हो जाएगा। भूमि से संबंधित, अब उस भूमि से संबंधित अधिकार संबंधित विवाद उत्पन्न हो जाएगा और वह स्थानीय लोग, ये पंचायतें क्या है, स्थानीय निकाय है, और स्थानीय निकाय है तो उन्हें स्थान के यानी कि स्थानीय लोगों के बारे में, उनकी प्रकृति के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में, उनके आचरण के बारे में पूरी विस्तृत जो है कि उनके पास जानकारी है। और पूरी विस्तृत जानकारी तो जानते हैं सेठ साहूकार, ये बहुत खतरनाक आदमी, फंसाकर जो है कर्ज के जाल में हमें क्या करता है, फंसाकर उलझा लेता है, उलझा करके शोषण करता है लोगों का। जैसे चाइना, वैसे ही आज का जो चाइना है ना, बिल्कुल उस टाइम के साहूकार थे, कर्ज के जाल में फंसाकर क्या करते थे, जबरदस्त शोषण करते थे, आपके आत्मा तक को गिरवी रख लेते थे, आपके घर के जितने सदस्य हैं उन सदस्यों तक की आत्मा तक को गिरवी रख लेते थे। अब स्थिति में विवाद उत्पन्न हो गया। विवाद कहां जाएगा, स्थानीय स्तर पे। स्थानीय स्तर पे कहां जाएगा विवाद, पंचायतों में जाएगा। पंचायतों के पास सारी जानकारी है, कौन, ये लुटेरा है साहूकार। हमदर्दी हो जाएगी किसके साथ, किसान के साथ। और इस स्थिति में क्या होगा, कुछ मामूली जो है कि जुर्माना या थोड़ा सा जो है कि करुणा दिखाते हुए क्या काम करेंगे कि किसान को पंचायत द्वारा माफी मिल जाती थी, माफी, कुछ हद तक जो उसे छूट मिल जाती थी, जमीन वापस दिला दिया जाता था, क्योंकि साहूकार को एटलीस्ट रहना तो है गांव में ही ना, लोगों के बीच ही रहना है, समाज के बीच में ही रहना, तो उसके खिलाफ तो बहुत ज्यादा कुछ काम कर नहीं सकता। तो अब क्या होता था कि यहां पे जो पपेट बने हुए थे साहूकार, साठ गांठ थी अंग्रेजों से, वह साठ गांठ जो है कि बिगड़ने लगी थी। अगर पंचायतें चलती रहती तो अंग्रेजों की दाल नहीं गलती। अब इस स्थिति में जो है कि क्या किया गया, पंचायतों को, ग्राम पंचायतों को समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया, ग्राम पंचायतों को समाप्त कर दिया गया। क्यों, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य की जो साम्राज्यवादी हित थे उनमें यह बड़े स्तर पे क्या थी, रुकावट थी, रुकावट। अब इसके बाद देखते हैं तो हम पाते हैं कि अब इस क्रम में क्या होता है। अभी तक यहां जितना हमने घटनाक्रम देखा, उस घटनाक्रम में एक बात तो हमें क्लियर हो गई है कि भारत में उस समय किसी भी प्रकार का कोई कानून का जो है कि संहिताकरण, यानी कि उसे एक कानून को पूरी एक बुक के रूप में नहीं रखा गया था। कानून बिखरे पड़े हुए थे। हिंदू का कानून अलग है, ईसाइयों का अपना कानून है, मुस्लिम का अपना कानून है, दीवानी का अपना अलग कानून, ये सारी मतलब जितने भी कानून व्यवस्थाएं थी वो सारे नियम क्या हुए थे, बिखरे पड़े हुए थे। अब यहाँ पे बात की गई कि इसके लिए भी क्या हो रहा है कि हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो इस क्रम में जो है कि अब यहां से स्पष्ट जो है कि कुछ चरण देखने को मिलते हैं। वह विलियम वेंटिक आते हैं और यह जो है कि मैकाले के सहयोग से विधि का संहिताकरण करने का प्रारंभ करते हैं, जो 1850 आते आते संहिताकरण कंप्लीट हो जाता है, पूरा कर लिया जाता है। इस क्रम में देखें कि अभी तक जितना हम बात करते आ रहे हैं ज्यादातर उसमें देखेंगे कि लगभग 90% जो है कि हमने जो डिस्कशन किया है उसमें किसके बारे में डिस्कशन किया है, दीवानी न्यायालय की बात की है। अब आपराधिक न्यायालय की थोड़ी सी यहां पे बात करते हैं तो उसमें हमें 4 जो है कि सर्किट न्यायालय देखने को मिलते हैं। 4 सर्किट न्यायालय, यानी ये स्टार्टिंग फेज का है, प्रारंभिक चरण का है, जब न्याय व्यवस्था जो है कि शुरू हो रही थी ब्रिटिश काल में। तो यहां पे देखते हैं कि 4 चरण, हमें 4 जो है कि सर्किट न्यायालय देखने को मिलते हैं। यानी कि जैसे आज के टाइम में मोबाइल बैंक है ना, मोबाइल बैंक मतलब वो जो वेन में एक जो है कि एटीएम मशीन लगी होती है, मोबाइल एटीएम है ना, तो वो जो है कि उसी तरीके से कुछ जो है कि सिस्टम होता था। 4 जो है कि इस सिस्टम बना दिया गया था और वो 4 सिस्टम क्या करता था, प्रत्येक 2 वर्ष पर उसका क्षेत्र निर्धारित कर दिया गया था कि आपको जो है कि इस क्षेत्र के आपराधिक यानी कि फौजदारी मामलों को देखना है। तो 2 वर्ष पे क्या करता था, घूमता रहता था, घूमते घूमते जाता था और देखता था हाँ भाई क्या हुआ, सर फोड़ दियो, कोई बात नहीं, आओ इधर जो है कि हम सुलह कराते हैं।
भैया आज के बाद से सर मत बोलना। तो इस तरह के जो आपराधिक मामले थे, जो फौजदारी से संबंधित थे, उन्हें 2-2 साल पे क्या करते थे, घूम घूम करके अपने क्षेत्रों में उनका निपटारा करते थे। 4 जो है कि सर्किट न्यायालय। इसके बाद देखते हैं तो जो है कि न्यायिक व्यवस्था में जो हमें उछाल देखने को मिलता है 1857 की क्रांति के बाद हमें देखने को मिलता है। और यहां पे 1857 की क्रांति के बाद देखते हैं कि आईपीसी आ जाता है, सीपीसी आ जाता है, सीआरपीसी आ जाता है। यानी पूरा जो है कि संहिताकरण करके सारे जो है कि नियम कानून लेकर के अंग्रेज चले आते हैं। इसके बाद देखें तो 1861 ईस्वी में हाई कोर्ट एक्ट आ जाता है, हाई कोर्ट एक्ट। इस तरीके से पूरा जो है कि न्यायिक व्यवस्था का विकास होता है। लेकिन अभी तक की स्थिति में एक चीज है कि अभी तक अंग्रेज भारतीयों को न्याय व्यवस्था में किसी उच्च पद पर नहीं बिठाए थे। यह विवाद का कारण बनता है। कैसे बनता है? एक फेमस विवाद हमें देखने को मिलता है, इल्बर्ट विवाद। इल्बर्ट विवाद क्या है? इसके बारे में जो है कि प्री में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मेंस में भी आपसे 50 वर्ड में कभी भी प्रश्न जो है कि पूछा जा सकता, 100 वर्ड में भी थोड़ा सा डिटेल एनालिटिकल में जो है कि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है स्टेट सिविल सर्विस में कि इल्बर्ट विधेयक या इल्बर्ट विवाद पे जो है कि क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। यह चर्चा देखते हैं थोड़ा सा हम, तो यहां पे देखते हैं तो ये आपका 1883 से 84 तक चलता है। यह पूरा मामला क्या है? मामला यही है क्या कि अंग्रेज जो है ना भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त नहीं करते थे। मानसिकता क्या थी उनकी? मानसिकता क्या थी? सपेरों का देश, सब सांप पकड़ने वाले काले कलूटे कौवे, तुम सबके पास नॉलेज है कहां कि तुम न्याय करोगे? न्याय करने आता है तुमको? तुम कहां से न्याय करोगे? पढ़े लिखे हो नहीं, सभ्यता के नाम पे 0 हो, न्याय आप करोगे? नहीं कर सकते। तो उच्च पदों पे नहीं नियुक्त करते थे। अब इस कंडीशन में हम देखते हैं कि पूरी जो है कि घटनाक्रम क्या है। पूरा घटनाक्रम यह है कि पहली बार 1872 ईस्वी में 3 भारतीयों को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है कि न्याय व्यवस्था में नियुक्त किया गया, यानी कि जिला स्तर पर पहली बार जिला स्तर पर 3 भारतीयों को नियुक्त किया गया। उसमें से जो एक व्यक्ति थे बिहारी लाल गुप्ता, श्री बिहारी लाल गुप्ता जी थे। और जब इनका कार्यकाल बढ़ता गया, बहुत अच्छा काम कर रहे, अंग्रेज भी कहने लगे हाँ यार हम तो गलत थे, हमको लगता था कि भारतीयों को जो है कि निर्णय ले देने आता ही नहीं है, तुम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो इस क्रम में क्या हुआ कि उनकी जो है कि 1882 ईस्वी में पदोन्नति कर दी गई। और इस स्थिति में क्या हुआ कि अब जैसे उनकी पदोन्नति की गई, ऊपर गए, जिला स्तर से ऊपर गए प्रांत स्तर पे अब जैसे ही गए तो वहां पर तो जो मुद्दा आता था ना, वो मुद्दा भारतीयों और ब्रिटिशर्स दोनों से संबंधित होते थे। और जब दोनों से संबंधित होते थे ना तो सारा झगड़ा यहीं से स्टार्ट हुआ। जब ये गए कोर्ट रूम में बैठे, चेयर पे आया जो है कि सामने केस, अच्छा ब्रिटिश जो है कि है उसका मुद्दा आ गया। अब वो पढ़ रखा है कि एक भारतीय ब्रिटिश नागरिक का मुकदमा देख ही नहीं सकता। अब नहीं देख सकता तो इस स्थिति में क्या हुआ, ये भेदभाव दिखने लगा। और भेदभाव जब इनको दिखने लगा ना, इन्होंने तुरंत जो है क्या किया, लेटर लिख दिया। किसे? बंगाल के उप गवर्नर जो है कि उस समय थे SL ईडन, उस समय थे। इनको क्या किया गया, पत्र लिख दिए। और पत्र लिख के कहे कि मतलब क्या, हमें पदोन्नति क्यों दिए हो, हमारी बेइज्जती करने के लिए? इतने पद पे बिठा दिए और भारतीय हैं, योग्यता है, एग्जाम क्वालिफाई करके आए हैं, योग्यता पिछले 10 सालों से साबित करते आए हैं, लेकिन हम किसी ब्रिटिश नागरिक से संबंधित मुकदमा नहीं दे सकते। ये क्या मजाक है? ताकि घबराओ नहीं, हम तुम्हारी जो टेंशन समझते हैं, सब सही कर देते हैं अभी। तो उन्होंने क्या किया गया कि 2 फरवरी 1883 को इल्बर्ट बिल आया, इल्बर्ट बिल। और इसका
पूरा पूरा अगर समरी की बात करें इस बिल का, तो इस बिल के समरी को एक स्टेटमेंट में हम पिरो सकते हैं। इसमें कहा यह गया था कि जातीय भेदभाव आधारित न्यायिक अयोग्यता को समाप्त किया जाता है, यानी कि न्याय व्यवस्था में ये जो भारतीय और ब्रिटिश नागरिक के आधार पर भेदभाव किया जाता है, इसको पूर्ण रूप से खारिज किया जाता है। अब कोई भी भारतीय जज ब्रिटिश नागरिक से संबंधित मुकदमे की सुनवाई कर सकता है। और जैसे ही ये मामला आया, पूरा यूरोप जो है ना भड़क उठा। किस पे? उस समय जो विधिक सदस्य इल्वर्ट थे, उन्होंने ये सारा काम किया था, इन पे भड़क पड़े। अच्छा, तुमको लग रहा है कि भारत में जो है कि रहते रहते ना, अनपढ़ गवारों के साथ रहते रहते तुम्हें भी जो है कि बुद्धि क्या हो गई, तुम्हारी भ्रष्ट हो गई है, तुम्हें भी अरे ये है भारतीय क्या जाने के निर्णय कैसे दिया जाता है, वो हमारे जो है कि बारे में निर्णय कैसे दे सकते हैं, वो हमें जेल कैसे भेज सकते हैं, अगर हमने कोई अपराध किया भी है तो उनकी क्या औकात की वो हमें जेल भेज दे? नहीं भेज सकते। कहा गया कि उनकी इतनी हैसियत कैसे, वो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं क्या, कि हमसे ज्यादा देखने में स्मार्ट हैं, वो हमें जो है कि जेल कैसे भेज सकते हैं? ये सारे प्रश्न उठाए गए और सारे प्रश्न उठाए गए तो अंततः 26 जनवरी को 1884 में इस पूरे विधेयक को वापस लेना पड़ा। बड़े लेवल पे प्रदर्शन हुआ था, यहां तक कि उस समय की जो महारानी थी ना, इसमें भी झंडा लेकर दौड़ने लगी थी, वो भी शामिल हो गई थी इसमें। कारण क्या था? कारण समझिए, कारण ये जो विवाद हुआ इसका मूल कारण क्या था? कारण देखेंगे तो साम्राज्यवादी हित फिर से यहां पे आ जाएंगे। जो ब्रिटिश के औद्योगिक घराने थे, वह जो है कि भारतीयों को भारत से बाहर ले जाते थे लेबर के लिए, काम के लिए ले जाते थे, या खुद भारत में ही उनका जो है कि बड़े स्तर पे शोषण होता था। तो ये तो अलग बात है, शारीरिक प्रताड़ना दी जाती थी, मार पिटाई की जाती थी। मन किया ना, गुस्सा आया, बूट उठाया, मुंह पे मारा, नाक टूट गई, सर फूट गया। ज्यादा गुस्सा आया, गले पे रख दिए, गले पे रखे रहे आधे घंटे, प्राण क्या हो गए, निकल गए। अपराध हुआ, मुकदमा बनेगा, केस जाएगा कहां? कोर्ट में। तो इस विधेयक से पहले की स्थिति क्या थी? पहले की स्थिति यह थी कि साहब हाँ ये क्या किए भाई, ये जो है कि सुरेश को गला दबा के मार दिए हैं। अरे कोई बात नहीं, छोड़ो हटाओ, भारतीय है, अनपढ़ गंवार, किसी काम के है नहीं, ये मरने के लिए पैदा हुए हैं सब। जाओ कोई बात नहीं, ऐसा काम करो, 200 रुपए का जो है कि आप जुर्माना भरो, जाओ ऐस करो। या कभी फ्री में छोड़ दिया जाता था जो ब्रिटिश उद्योगपति थे। अब उनको जो है कि असुरक्षित महसूस करने लगे कि अब भारतीय बैठेंगे जज के जो है कि कुर्सी पे, और उनके सामने भारतीयों की हत्या का मुकदमा। अब तो जान नहीं बचने वाली है। तो जान नहीं बचने वाली है तो क्या, अब प्रॉपर जो दंड होगा वो आपको दिया जाएगा, और प्रॉपर जो दंड होगा जो वो आपको दिया जाएगा तो वो उन्हें अच्छा थोड़ी लगेगा। सारा खेल रचा गया इसी के लिए। अंततः जो डिसीजन लिया गया कि नहीं ठीक है, एक भारतीय जो है कि किसी ब्रिटिश नागरिक के मुकदमे की सुनवाई नहीं कर सकता है। लेकिन अब यहां पे जो है कि तीर कमान से निकल चुकी थी, यहां पे आप यह भी नहीं कह सकते थे कि अब हम भारतीयों को पदोन्नति नहीं देंगे। दोनों चीजें थी, दोनों को कितना खूबसूरती से मैनेज करते हैं। कहते हैं कि एक भारतीय अंग्रेजी जो है कि जो यूरोपीय नागरिक है उनके जो है कि मुकदमे की सुनवाई नहीं कर सकता, लेकिन उसके देखरेख में 12 सदस्यों की जूरी के द्वारा मुकदमे की सुनवाई होगी। और उसमें 7 जो लोग हैं ना, 7 सदस्य, जूरी के जो 7 सदस्य होंगे, वह सदस्य कौन होंगे? ब्रिटिश होंगे या यूरोपीय होंगे। देखो मेजॉरिटी किसकी है, 12 जो है कि जूरी मेंबर है, एक जज साहब, 13 हो गए, खेल समझो, 13 हो गए। 7 कौन है? अंग्रेज,
अब डिसीजन 7-6 के माध्यम से भी आ गया और इन 7 जो है ने कि दे दिया, किसे सपोर्ट कर दिया, ब्रिटिश उद्योगपति। नहीं, बहुत बढ़िया है, कोई गलती नहीं, गलती में हो गया है, मर गया तो कोई बात नहीं, हर जाना वगैरह, थोड़ा 100-200 रुपया भर दो, जाओ, हो गया। तब भी तो उनका निर्णय जो है कि उन्होंने क्या किया, अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर दी। यह पूरा जो है कि विवाद हमें देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के क्लास में इतना ही। बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। मिलेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।